Hello everyone. Today we will continue our last video of chapter number 2 Emergence of Medieval Period 700 AD से 1200 AD तक. ओके कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को. लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी की थी. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की कि त्रिपाठी स्ट्रगल चल रहा था उस दौरान. तो कौन कौन सी जो डायनेस्टीज़ थी किनके अंदर चल रहा था वो. एक तो जो प्रतिहारास थे उनके बीच में, पालास थे, डेक्कन में राष्ट्रकूटास थे. ये लोग चाहते थे कि जो कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज कहाँ पर लोकेटेड था, गंगा वैली के पास. तो गंगा वैली के पास जो कन्नौज था वो चाहते थे कि हम ये जो तीनों डायनेस्टीज चाहती थी कि हम वो लोग उस पर अपना कंट्रोल कर लें. और कंट्रोल करने के चक्कर में वो तीनों आपस में ही क्या करते रहे, कन्फ्लिक्ट होते रहे, टकराव करते रहे वो आपस में ही. उसका नतीजा ये हुआ कि वो 1200 ईयर्स तक आपस में लड़ते रहे उस वेल्थ के लिए, उन रिसोर्सेज के लिए जो कन्नौज में थी, जो गंगा वैली के आसपास थी. और तीनों ही डायनेस्टीज़ का डिक्लाइन हो गया क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी वो वीक होने लगी, उनकी वेल्थ ख़त्म होने लगी थी. ठीक है. तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम राजपूत के बारे में. राजपूत कौन थे. ठीक है. राजपूत कौन थे. राजपूत, द वर्ड राजपूत इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र. जो वर्ड राजपूत है वो कहाँ से निकला है, संस्कृत के वर्ड राजपुत्र से निकल कर आया है ये. विच मीन्स द सन ऑफ ए रूलर. इसका मीन है कि शासक का पुत्र, यानी सन ऑफ रूलर का. अब हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जानें तो थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं. द आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद इंडिया पॉलिटिकल की जो एकता थी वो भंग हो गई थी और कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे किंगडम एस्टेब्लिश्ड हो गई थी. इन किंगडम के रूलर्स राजपूत थे, इसलिए इस कंट्री को राजपूत डायनेस्टी भी बोला गया. इस सेंचुरी को राजपूत डायनेस्टी भी बोला गया. इस डायनेस्टी की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 648 AD में हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष. और डिक्लाइन जो हुई थी ये, यानी एंड जो हुआ था इस डायनेस्टी का, वो 1206 में हुआ था. इंडिया में मुस्लिम्स किंगडम की मुस्लिम्स की जो किंगडम थी वो बनी थी इस राजपूत डायनेस्टीज़ के डिक्लाइन होने के बाद. ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. आगे कंटिन्यू करते हुए, द टर्म जर्नली अप्लाई टू द वॉरियर. जो इसमें जो लोग थे वो क्या थे, वो योद्धा थे, वॉरियर थे. हु क्लेम टू बिलोंग टू क्षत्रिय ट्राइब्स ऑफ आर्यन. अब जो लोग राजपूत थे उनका कहना ये था, उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि हम लोग क्षत्रिय ट्राइब जनजाति से हैं, ऑफ आर्यन से. विच इंक्लूड द किंग एज वेल एज द कमांडर ऑफ आर्मी. जो कि किस में इंक्लूड थे, किंग भी थे और किंग के साथ जो कमांडर थे ना आर्मीज़ में वो भी थे. और ऑर्डिनरी सोल्जर्स जो थे वो भी राजपूत कहलाते थे. कहना ये था लोगों का. बट कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो इनके वंशज हैं वो सेंट्रल एशिया से हैं, जो इनकी जनजातियां हैं वो सेंट्रल एशिया से हैं. हु सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द हुंग इन्वेजन. जो हुंग इन्वेजन हुआ था, जो आक्रमण हुआ था हुंग का, उसके बाद में ये सेटल डाउन हुई थी डायनेस्टी. जो राजपूत लोग हैं वो वहाँ पर सेटल डाउन हुए थे. कुछ राजपूत के जो कुल हैं उन्होंने क्लेम किया कि हम सूर्यवंशी कुल से हैं, जो कि सन से बोर्न हुए हैं, सूरज से बोर्न हुए हैं, फाउंडेड बाय द लॉर्ड राम. और इनको किसने फाउंड किया है, भगवान राम ने. बट कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम चंद्रवंशी हैं. राजपूत लोगों में ही ये चर्चाएं चल रही थीं, बातें चल रही थीं कि हम लोग, कोई तो कह रहा था कि हम सूर्यवंशी हैं. सूर्यवंशी का मीन्स बॉर्न ऑफ सन है, फाउंड किया था हमें लॉर्ड रामा ने, भगवान राम ने. कुछ लोगों का मानना ये भी था, बिलीव ये भी था कि हम चंद्रवंशी हैं, यानी कि हम चंद्रवंशी कुल से बिलोंग करते हैं, क्लेन से. बॉर्न ऑफ मून, जो मून से हम लोग जन्मे हैं. और हमारा जो फाउंडेड बाय द लॉर्ड कृष्णा, हमें भगवान जो कृष्णा हैं उन्होंने फाउंड किया था. और कुछ मत ये भी थे, देयर आर स्टिल अदर हु बिलीव. कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो अग्निकुल है, अग्निकुल की थ्योरी है एक, इसमें भी इंक्लूड है, राजपूतों में ही इंक्लूड है. वो कौन सी थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैम कुछ लोगों का ये मानना था कि अग्निकुल से हैं. अग्निकुल कौन थे, ब्राह्मण लोग थे.
जो यज्ञ करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ किया करते थे। तो उनसे उन्होंने अपनी इस दौरान जो हीरोज़ के लिए क्या करते थे, वो यज्ञ किया करते थे। वर्ग में आग से मतलब अग्नि से उत्पन्न हुए थे, ये अग्नि से उत्पन्न हुए थे राजपूत लोग। तो वो 4 जो कुल थे वो कौन कौन से थे जो एस्टेब्लिश्ड हुए थे अग्नि से, यानी फायर से निकले थे, वो कौन कौन से थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि अग्निकुल से हैं। तो अग्निकुल में अब अग्नि कहाँ से निकली, यज्ञ से निकली। जो यजमा करते थे वो यजना करते थे, यजना को बोलते हैं हम यज्ञ। तो प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, ब्राह्मण्स करते थे। तो ये जो अग्नि से निकले थे वो राजपूत कुल जो थे वो कौन कौन से थे, चहामान, चहामान मतलब चौहान, राजस्थान में ये निकले। सेकंड वन इज सोलंकीज, जिसे चालुकाज बोला गया, वो गुजरात में निकले। द परमाराज जो थे वो मालवा से निकले। और गुजरात प्रतिहारा, जो गुजरा प्रतिहाराज थे वो राजस्थान से निकले। ठीक है, तो ये अग्नि से निकले हुए राजपूत कुल हैं। ठीक है, ये माना गया, लोगों की थ्योरी थी ये लोगों की। द राजपूत वर वेरी पैट्रियोटिक, बहुत ही देशभक्त थे राजपूत लोग, बहुत ही लॉयल थे, ब्रेव लोग थे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था अपने कल्चर के लिए। उन्होंने पॉलिटिकल इंडिया में भी अपना बहुत योगदान दिया था, पॉलिटिक्स में भी अपना बहुत योगदान दिया था। इसीलिए क्योंकि द पीरियड बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी एडी, जो 8th और 12th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड है, इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा गया, राजपूत पीरियड बोला गया। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, चौहान्स। चौहान्स कौन थे? चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड अजमेर एंड दिल्ली। चौहान जो थे उन्होंने जो रीजन था अजमेर और दिल्ली का, वहाँ पर उन्होंने रूल किया था। द मोस्ट फेमस चौहान रूलर इज़ पृथ्वीराज चौहान। जो सबसे फेमस रूलर थे चौहान डायनेस्टी में वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। हु रूल्ड फ्रॉम 1168 टू 1192। इन्होंने जो रूल किया था पृथ्वीराज चौहान ने, वो कब किया था? 1168 से 1192 तक इन्होंने रूल किया था। पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज ने डिफीट किया था, हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को हराया था। जो फर्स्ट बैटल हुआ था, मैं आपको पहले भी जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट बैटल था वो तराई में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, जो कि लड़ाई हुई थी तराइन में, वो कब हुई थी? 1191 एडी में। हाउएवर मोहम्मद गौरी अगेन अटैक द नेक्स्ट ईयर। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने नेक्स्ट ईयर यानी 1192 में दोबारा से उसी जगह पर उसी समय पृथ्वीराज चौहान पर डबल अटैक किया। बहुत सारी आर्मी को लेकर वो आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान डिफीट होकर हार गए, मतलब वो हार चुके थे, डिफीट हो चुके थे। तो उन्होंने जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तुर्किश रूल का इंडिया के अंदर, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उनका राज्य छीन लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। तुर्किश जो इन्वेजन हुआ था, जो आक्रमण हुआ था इंडिया में, वो कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ठीक है, थ्रो अरब्स वर द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। जो अरब्स थे वो पहले मुस्लिम इन्वेडर थे, बाहर के आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हमारी इंडिया के अंदर कहाँ? सिंध में, सिंध का जो एरिया था इंडिया का, वहाँ पर आक्रमण किया और डिफीट कर दिया था हमारे इंडिया के राजाओं को। इट वाज तुर्क, वो तुर्क लोग थे अरब से जो आए थे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। उन्होंने इंडिया के अंदर आकर मुस्लिम रूल को मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी तुर्क लोगों ने। ठीक है, अब तुर्क में कौन आते हैं? महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी कौन थे? महमूद जो थे गजनी के फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, रूलर वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुर्किश इन्वेडर। फर्स्ट रूलर थे वो तुर्किश के मोहम्मद गजनी, और वो आक्रमणकारी थे। इंडिया में आकर उन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेड किया था उन्होंने, और ही इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट को इंडिया के अंदर। उन्होंने अटैक किया इंडिया के अंदर बिकॉज ही वांटेड टू एक्यूमुलेट इंडिया वेल्थ, क्योंकि वो चाहते थे
कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर एक्यूमुलेट वेल्थ है हमारे इंडिया की, मतलब कि जो संजो के रखा हुआ है, संचय किया हुआ है पैसा, वो लूट लें उसको। उनकी मंशा यही थी। इनफैक्ट हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंडर इंडिया रेदर देन टू एस्टेब्लिश हिज रूल इन इंडिया। वो इंडिया पर रूल करना नहीं चाहते थे। उनका मेन मकसद जो था, ऑब्जेक्टिव जो था, वो यही था कि इंडिया के अंदर आकर वो लूट पाट करें, जो उनकी वेल्थ है, इंडिया की जो वेल्थ है वो लूट पाट करें। लेकिन हमारी इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो इतनी ख़राब थी, क्योंकि सब रूलर्स आपस में ही लड़ रहे थे उस दौरान, तो उनके लिए ईजी हो गया हमारी इंडिया पे रूल करना। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि हमारे इंडिया को फेस करना पड़ा, हारना फेस करना पड़ा। हमारी इंडिया को हार गई थी हमारी इंडिया लड़ते लड़ते। ही कैरिड आउट 17 रेड। उसने इस लूट को कंटिन्यू करते हुए, प्लंडर को कंटिन्यू करते हुए 17 रेड इंडिया के अंदर करी 25 ईयर्स के अंदर। कब कब की उन्होंने? 1001 से लेकर 1025 तक वो लगातार रेड करते रहे। 17 बार उन्होंने रेड की थी हमारे इंडिया के अंदर, और सारी वेल्थ को छीन करके ले गए थे। ओके, मोहम्मद महमूद मेनली टारगेटेड द रिच टेम्पल सिटीज़। महमूद जो थे वो टारगेट करते थे रिच टेम्पल सिटीज़ को, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल होते थे ना, उस सिटी को टारगेट करते थे। जैसे थंसार था, थानसर था, कन्नौज था, मथुरा था, सोमनाथ था, और जितनी भी चीज़ें थीं अधिक से अधिक इमेजेंस वेल्थ, बहुत सारी अधिक से अधिक जो वेल्थ थी, पैसा था, वो टेम्पल से लूट कर ले जाते थे। ओके, हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट रेड वाज सोमनाथ टेम्पल। उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रेड जो थी वो सोमनाथ टेम्पल में उसने लगाई थी, और वहाँ से वो काफ़ी सारी वेल्थ को लूट कर ले गए थे। विद द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द सोमनाथ टेम्पल ही beautified the city of Ghazni with beautiful buildings, mosques, museums, library and a university. उन्होंने इस लूट से इस वेल्थ को जब लूटा, बहुत सारे पैसे को लूटा सोमनाथ टेम्पल से, तो उसने क्या किया, उन्होंने गजनी शहर को, जो गजनी शहर था ना, उसको सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई, मस्जिदें बनाई, म्यूज़ियम बनाए, लाइब्रेरीज़ बनाई, और क्या बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई उन पैसों से। He patronized scholar like Al-Bareini and फिरदौसी। उन्होंने जो उनके देशभक्त थे, मतलब कि जो संरक्षक थे उसके, वो कौन कौन से थे, विद्वान लोग जो थे उनकी तुर्किश में, वो कौन कौन से थे? बुरेनी और बरूनी, अलबुरनी एंड फिरदौसी, ये दो थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट किया था। अब आप देखो ये किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। जो अल बिरूनी था वो इंडिया के अंदर आया था एज ए फॉरेनर, यहाँ आकर उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, उनको लिख करके रिटर्न में ले गया। ठीक है, उसके बाद में जाकर उसने क्या कहा, उसने महमूद ऑफ गज़नी को जाकर ये सारी बातें बताई। फिर उन्होंने प्लान किया कि इंडिया तो बहुत वेल्थ से भरपूर है, इस तरीके से आकर उन्होंने महमूद गज़नी के साथ मिल करके हमारी इंडिया को डिफीट किया, और यहाँ से हमारी वेल्थ को उठाकर ले गए, लूट कर ले गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किन से कनेक्ट हैं? जब 12वीं सेंचुरी का एंड होता आया तो मोहम्मद गौरी जो रूल करते थे, वो छोटी सी किंगडम थी उनकी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने अटैक किया इंडिया के अंदर इस इंटेंशन से कि इंडिया को मैं जीत लूँगा, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इन 1175 ही इन्वेटेड मुल्तान। इन 1175 में वो आक्रमण किया उन्होंने मुल्तान शहर पर, और उन्होंने उसको हासिल भी कर लिया, कैप्चर भी कर लिया। देन ही मूव्ड ऑन द कैप्चर लाहौर। फिर उसके बाद में, क्योंकि लाहौर के पास ही था मुल्तान, तो उन्होंने मुल्तान को तो कब्ज़े में कर ही लिया था, कैप्चर कर लिया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के अंदर आना शुरू किया, और लाहौर, सिंध और पंजाब को भी अपने अंडर कर लिया। और 1191 में उन्होंने अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर, जो कि राजपूत रूलर थे दिल्ली के उस टाइम पर, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। तरेन में उन्होंने फर्स्ट बैटल लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। बट गौरी इस हार को भूले नहीं थे। उन्होंने 1192 में, गौरी ने 1192 में दोबारा से, यानी नेक्स्ट ईयर उन्होंने दोबारा से
बहुत सारी बिगर आर्मी को लेकर डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को, जो कि सेकंड बैटल लड़ा गया तराइन में ही, उसी टाइम उसी दिन लड़ा गया था ये बैटल। ही वांटेड टू डिफीट जयचंद, उन्होंने जयचंद को हराया जो कि कन्नौज के राजा थे, एंड उन्होंने एंड कर दिया राजपूत रूल का नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, गौरी ने अपॉइंट किया, जब गौरी वहाँ के राजा बन गए दिल्ली के, तो उन्होंने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए गवर्नर, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे की कि आपको ये हासिल करना है, आपको जीतना है, आपको आगे भी जीत हासिल करनी है, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आगे की वो सारी उसको सौंप दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने सौंपी थी, गवर्नर थे उनके ये। तो मोहम्मद गौरी ऑफ गजनी वाज ए ग्रेट लीडर, मिलिट्री लीडर थे मोहम्मद गौरी। महमूद ऑफ गजनी बहुत ही ग्रेट लीडर थे। मोहम्मद गौरी इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। जो मोहम्मद गौरी थे ना, उनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, रियल फाउंडर माना जाता है मुस्लिम एम्पायर का उन्होंने उनको। गजनी इन्वेडेड इंडिया ओनली विद द मोटिव ऑफ प्लंडिंग इट्स वेल्थ। जो गजनी का मोटिव था वो केवल लूटपाट करना था, हमारे इंडिया को हासिल करना नहीं था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने बहुत सारे जो टेरिटरीज़ थी, हमारे प्रदेश थे, बहुत सारे प्रदेश थे इंडिया के अंदर, उन पर अपनी जीत हासिल की और परमानेंट यहाँ पर क्या हो गए, एस्टेब्लिश्ड हो गए, और उन्होंने फाउंडेशन रखी अपने एम्पायर की। ठीक है, देखिए मोहम्मद जो गौरी थे वो तो चाहते थे हमारे इंडिया पर अपना जीत हासिल करना, लेकिन जो महमूद गजनी थे ना, वो केवल लूटपाट के इरादे से हमारे इंडिया के अंदर आए थे। बट उन्होंने जीत हासिल इसलिए कर ली, डिफीट इसलिए कर दिया हमारे इंडिया को, क्योंकि हमारे इंडिया की जो रूलर्स थे उनमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। जब डेथ हो गई गौरी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, पहले मुस्लिम आए, उसके बाद में सुल्तान, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया इसको सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाम से, एंड एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ सुल्तान, और वहाँ पर स्थापित हो गए, एस्टेब्लिश्ड हो गए रूल्स ऑफ सुल्तान के नाम से। अब देखो रीज़न क्या है उनके सक्सेस होने का, तुर्क लोगों का सक्सेस होने का रीज़न क्या था। जो हमारे राजपूत चीफ्स थे ना, वो फेल थे यूनिटी में, मतलब वो एकता नहीं जुटा पाए थे, यूनिटी नहीं थी हम लोगों के अंदर, इसलिए तुर्किश जो है वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर हो पाए। ठीक है, तुर्किश आर्मी जो थी वो बेटर ऑर्गेनाइज थी, बल्कि हमारी जो इंडिया की जो आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, वेल प्लान नहीं थी हमारे इंडिया के अंदर। तुर्किश के पास जो है तेज़ यानी स्विफ्ट हॉर्स थे, बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे, बल्कि जो उनके पास एडवांटेज थी इस चीज़ की कि उनके पास बहुत स्विफ्ट हॉर्सेस हैं, जबकि हमारी जो इंडिया के अंदर जो रूलर्स थे, हमारी आर्मी में जो इंक्लूड थे एनिमल्स, वो थे एलिफेंट, जो कि बहुत धीरे धीरे चल पाते थे। तो ये रीज़न थे हमारे इंडिया को डिफीट करने के, जो तुर्क लोग हमारे इंडिया के अंदर आए और उन्होंने अपनी जो एम्पायर थी एस्टेब्लिश करी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।